नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। और जैसा कि हम लोग का टाइम शेड्यूल है 7:30 बजे शाम का प्रतिदिन लाइव क्लास का, तो 7:30 बज रहे हैं और आप लोगों के बीच में हाजिर हो चुके हैं दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के। तो यहाँ टॉप 40 क्वेश्चन के साथ में आए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जितने भी लोग आए हुए हैं लाइव में जुड़े हुए हैं, हाय हेलो कीजिए, मैसेज कीजिए और कोशिश करिए कि आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अपना यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं खुद से कि कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पर देखते हैं 40 क्वेश्चन है, कौन कितना कर पा रहा है, सब पे नज़र रख रहे हैं और देखते हैं। जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन दोस्तों। गुड इवनिंग सभी लोगों का स्वागत है। जोरदार लाइक करते जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा तभी फिर मज़ा आएगा सेशन को कंटिन्यू करने में। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दूरस्थ विद्यालय में जहाँ असंवैधानिक विचार विद्यमान हो, बेहतर सामंजस्य हेतु आप क्या करेंगे। मान के चलिए आप एक शिक्षक हैं और एक दूरस्थ विद्यालय है जहाँ असंवैधानिक विचार विद्यमान हैं, तो बेहतर सामंजस्य के लिए आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, देखिए क्या बताना है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे, मूक रहेंगे या किसी भी कीमत पर अपनी नौकरी बचाएंगे, विद्रोह करेंगे क्योंकि यह भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुसार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा काम करोगे यहाँ पर आप करोगे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। तो एज अ टीचर आपका ये काम रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जी बिल्कुल, स्वागत है, मैसेज करते रहिए आप लोग। विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल है। विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल है, क्या शामिल है। गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है, ये शिक्षक को करना चाहिए। बालक को मार्गदर्शन देना और उन्नति व मूल्यांकन में हेतु उसकी मदद करना। मीन्स यहाँ पर ए और बी दोनों जो ऑप्शन है सही है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ अध्यापन के दौरान यदि पिछली सीट में बैठे विद्यार्थी बात करते हैं, अगर आप पढ़ा रहे हैं उसी टाइम में क्लासरूम में जो पीछे बैठे हैं वे बच्चे जो हैं विद्यार्थी हैं बात करते हैं, तो अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताना है। उन्हें दंडित करना चाहिए, ये गलत बात है। विद्यार्थियों को कभी दंडित नहीं करना चाहिए, उन्हें टालना भी नहीं चाहिए, उन्हें सामने की पंक्तियों में बैठने को कहना चाहिए, ये आपको करना है। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, एक अध्यापक के तौर पर आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपनी शिक्षक विधि में सुधार करना चाहिए। विद्यार्थियों को दंडित कभी नहीं करना है, ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अपने विद्यार्थियों की गलतियां ढूंढना, और ये भी बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों की गलतियां कभी नहीं ढूंढना है, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है आपका। अपनी शिक्षक विधि में सुधार करना चाहिए। जो भी आप तकनीक या फिर मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने का तरीका, उसको शायद आप बदलेंगे तो बच्चे जो हैं इंटरेस्ट लेना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा में अनुशासन को प्रभावी बनाया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन को, क्लासरूम में डिसिप्लिन को अफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है बताना है। तो अगर शिक्षक अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बनाया जाए तो ये काम हो सकता है। शिक्षक अधिगम कार्य को, ठीक है, शिक्षक अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बनाएंगे तो कक्षा में अनुशासन भी प्रभावशाली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए। कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, ठीक है, ये याद रखिएगा। निर्देशक की तरह काम नहीं करना है आपको, अध्यक्ष की तरह भी नहीं काम करना है, एक लीडरशिप की तरह और मार्गदर्शक की तरह आपको काम करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और सॉरी कहना चाहूँगा, आज मैं आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एक फ़ोन है और जिससे मैं आप लोगों की मैसेजेस देखता था, तो वो फ़ोन अभी स्विच ऑफ हुआ है। बारिश हुई थी, तेज़ बारिश, तो जिसके कारण फ़ोन चार्ज नहीं था, तो आप लोगों का मैसेज मैं कम ही देख पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं बाद में सारे मैसेजेस आपके देखूँगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी विद्यालय में
शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है? किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कोई भी स्कूल है उसका क्वालिटी क्या है एजुकेशन का, उसको मेजर किया जा सकता है उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा, विद्यार्थियों की निष्पत्ति द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए, अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल है, जब भी आप अपना पाठ लेसन स्टार्ट करें उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आप प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अपनी भाषा पर पकड़ होना चाहिए, बिल्कुल राइट। अपने विषय पर पकड़ होनी चाहिए, ये भी राइट है। मीन्स उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है, ये बताना है आपको। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हो, बहुत हद तक आप लोग आंसर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। तो अध्यापक की ज्ञान में कमी, अगर शुरुआत में शिक्षक असफल हो रहा है तो अध्यापक के ज्ञान में कमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतर भागीदारी संभव है। शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतर भागीदारी संभव है कैसे? प्रयोगशाला विधि द्वारा, चर्चा विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, स्वदिष्ट साधन द्वारा। तो आपको बताना है यहाँ पर चर्चा विधि जो रहता है दोस्तों, इसमें विद्यार्थी जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल होते हैं चर्चा विधि में, क्योंकि उनको बातचीत करने का खुला मौका मिलता है, चर्चा करते हैं तो इसमें ज़्यादा भागीदारी रहती है विद्यार्थियों की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो जन्म से मृत्यु तक कौन सी प्रक्रिया चलती है? विकास की प्रक्रिया चलती है जन्म से मृत्यु तक। ये वृद्धि जो है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे 24-25 साल होने के बाद में जो ग्रोथ होता है, शरीर का वृद्धि होना होता है, वो रुक जाता है, लेकिन विकास जो है मरणोपरांत चलता रहता है जीवन भर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है। किशोरावस्था जो है, एडोलसेंस पीरियड कब स्टार्ट होता है? इसको माना जाता है 12 वर्ष की आयु से। 12 साल के बाद में ये किशोरावस्था का स्टेज आता है, अवस्था आता है, तो वहाँ से शुरू होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। और शैशवावस्था जीवन का पूर्ण फ्रेम तैयार कर देता है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था जो है जीवन का पूर्ण फ्रेम तैयार कर देता है, यह कथन किसका है बताना है। यह कथन है दोस्तों एडनर का, याद रखिएगा इसको, एडनर। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, यह विचार है। ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, यह किसका विचार है बताना है। यह जो विचार है स्ट्रिंग का विचार है, स्ट्रिंग का विचार है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालक के शिक्षा एवं विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो कोई भी बालक रहता है, उसके विकास में, शिक्षा के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण का तो रोल रहता है, लेकिन किस प्रकार का संबंध रहता है ये बताना है। उसमें रहता है दोस्तों अन्योन्याश्रय संबंध रहता है, ठीक है, विरोधी तो रहते नहीं हैं, गलत बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामवेगिक सामाजिक विकास से संबंधित पारिस्थितिकी मॉडल का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानवेत्ता ने किया है? सामवेगिक सामाजिक विकास से संबंधित पारिस्थितिकी मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है बताना है। तो ब्रोन फ्रेनबेनर जो हैं मनोवैज्ञानिक, इन्होंने करा है पारिस्थितिकी मॉडल का प्रतिपादन। बुद्धि के कर्मिक विकास सिद्धांत का जनक है।
बुद्धि के कर्मिक विकास सिद्धांत का जनक कौन है बताना है। तो आप लोग बुद्धि का जो सिद्धांत है द्विकारक, त्रिकारक, एक कारक, तो सभी सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा बुद्धि के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर बर्ट एवं बर्मन जनक माने जाते हैं बुद्धि के कर्मिक विकास सिद्धांत के। बुद्धि का एक प्रकार नहीं है, बुद्धि का एक प्रकार नहीं है बताना है। बुद्धि का एक प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि एक बुद्धि का प्रकार है, अमूर्त बुद्धि भी प्रकार है, सामाजिक बुद्धि भी। ये मानसिक बुद्धि जो है दोस्तों ये बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि क्या है बताना है आपको। तो यहाँ पर 90 से 110 का जो रेंज होता है, 90 से 110 का जो रेंज होता है ये सामान्य बुद्धि लब्धि का रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रतिभा होती है, प्रतिभा जन्मजात होती है, आनुवंशिक होती है, विकसित होती है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभा जो होती है दोस्तों जन्मजात होती है, जन्मजात प्रतिभा होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे यहाँ पर मेरे साथ करोगे तो आपका जो है पकड़ बन जाएगा और समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है इसको शुरू करने का श्रेय किनको जाता है ये बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों C.W. बियर्स। C.W. बियर्स जो हैं इनको श्रेय आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने के लिए। चलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़ रहे हो, लाइक करते जाइएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है कैसा। योग्य शिक्षा, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर प्रतिभाशाली बालक हैं तो उनकी शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है, योग्य शिक्षक। योग्य शिक्षक भी होने चाहिए, विशिष्ट विद्यालय भी होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, यानी कि तीनों बातें यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। जितने भी लोग ऑप्शन डी यहाँ पर चूज किए हैं बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलिए जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं या लेट से जुड़े हुए हैं तो शुरू से देख लीजिएगा आप लोग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोग को। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए प्रयोग किया। कोहलर जो थे अधिगम सिद्धांत जो प्रतिपादित किए उनमें किसका प्रयोग किया था ये बताना है आपको। तो कोहलर ने दोस्तों बताना है सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था कोहलर ने, ठीक है। कोहलर ने जो अधिगम सिद्धांत दिया था लर्निंग थ्योरी, तो इसमें सुल्तान नामक चिंपांजी का प्रयोग किया गया था। अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, एक या अधिक, बहुत कम, बहुत तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक या अधिक। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नांकित में कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निम्नांकित में कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वर्दीमर, थॉर्नडाइक, कोफा या फिर कोहलर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए, बालकों को जो शिक्षा दी जाती है उनमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नैतिक विकास की क्षमता,
मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त अस्थायी भाव का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग को खुद करना है और मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। और मैंने शुरू में ही बोला आज थोड़ा सा मैसेज मैं सभी लोगों का देख रहा हूँ, और लेकिन यहाँ पर मैसेज रीड करूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास डबल फ़ोन नहीं है। ये एक फ़ोन अभी ऑफ है फ़िलहाल, बारिश तेज़ हुई थी जिसके कारण लाइट चली गई है, तो एक फ़ोन ऑफ है, तो उससे मैं मैसेज आप लोगों के रीड करता था। लेकिन मैं यहाँ मैसेज शो हो रहा है आप लोगों का देख रहा हूँ, और एक एक करके अभी रीड करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो आज थोड़ा मैसेज आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों के लिए खेल का महत्व है। बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी। चलिए बताइए जल्दी से। तो खेल का महत्व है शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास यानी कि जब आप खेलने के लिए जाते हो तो अलग अलग प्लेयर से आपकी जान पहचान होती है। जो ग्राउंड में जितने भी लोग जाते हैं खेलने के लिए, सभी से जान पहचान बढ़ती है, उनसे आपका और सामाजिक विकास स्टार्ट होता है और सामाजिक विकास भी होता है, डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ये सभी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन गुण होना आवश्यक है। यौन शिक्षा, बात को समझ रहे हो आप लोग। यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है। सच्च चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता, उपरोक्त सभी। देखिए, तो यौन जो शिक्षक हैं उसको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। सच्च चरित्रता होना चाहिए, यौनांगों का ज्ञान भी होना चाहिए, संवेगात्मक परिपक्वता भी होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवधान होता है, अवधान कैसा होता है। ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, उपरोक्त सभी। तो अवधान जो होता है दोस्तों ज्ञानात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, मीन्स उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है। व्यक्तित्व अध्ययन की विषयगत विधि है। हस्तरेखा अध्ययन, समाजमिति, रोरसा परीक्षण या फिर निर्धारण मान। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हस्तरेखा अध्ययन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर शिक्षक निर्मित जो परीक्षण होते हैं वो आत्मनिष्ठ भी होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। ए बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। शिक्षक निर्मित परीक्षण यानी कि जो परीक्षण जिसको शिक्षक तैयार करता है तो उसमें आत्मनिष्ठ भी होता है, वस्तुनिष्ठ भी होता है, ए बी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं, समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है। अनुकूल वातावरण, असंतुलन, संतुष्टि, सामाजिकता। समायोजन या सामंजस्य मतलब होता है एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट, खुद को एडजस्ट करना। तो समायोजन या सामंजस्य का यहाँ पर लक्षण कौन नहीं है, असंतुलन। अनुकूल वातावरण है तो वहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बालक जो है समायोजित हो जाएगा। संतुष्टि अगर है तो भी समायोजन होगा, सामाजिकता है तो भी सामंजस्य या समायोजन होगा। लेकिन असंतुलन है तो सामंजस्य होना संभव नहीं है, इसीलिए ये जो है लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है। विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है प्रसार, परिमाण विचलन, मध्यमान विचलन, चतुर्थांश विचलन।
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाप विचलन जो है दोस्तों विचलनशीलता का सर्वश्रेष्ठ मापक है। नए लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से लाइक करते जाइएगा सेशन को, तभी कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन देख के आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, जो साइकोलॉजी है उसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित तो हो गई है, ये तो सही बात है। शिक्षा जो है अब चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी कि बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षा बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, तो ये भी सही बात है। मनोविज्ञान आ जाने से ये बात भी सही है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ये कब पता चलेगा शिक्षक को कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या आवश्यकता है छात्रों की, तो उनको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। मतलब तीनों जो ये पॉइंट्स हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जर्मन भाषा में बच्चों के स्कूल को किंडरगार्टन कहा जाता है, जिसका अर्थ है जर्मन भाषा में बच्चों के स्कूल जो होते हैं किंडरगार्टन स्कूल, आपने सुना होगा देखा भी होगा। तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है। फूलवारी, मैदान, वर्ग कमरा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो किंडरगार्टन जो स्कूल होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है फूलवारी। क्या अर्थ होता है? फूलवारी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीन विधि है। मनोविज्ञान की अध्ययन जो विधियाँ हैं, इनमें से प्राचीन विधि, सबसे प्राचीन विधि यहाँ पर कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, विकासात्मक विधि। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दिमाग लगाइए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर कोई भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए आपको। तो मनोविज्ञान की अध्ययन विधि जो है प्राचीन काल में, वो अंतदर्शन विधि थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल राइट जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों को वर्ग में केंद्रित करने हेतु शैक्षिक वातावरण बच्चों के अभिरुचि के अनुकूल हो, अनुशासन कठोर तथा दंडात्मक न हो, विद्यालय के बच्चों के लिए पोशाक की व्यवस्था हो, उपरोक्त सभी। देखिए बच्चों को वर्ग में केंद्रित करना है, ठीक है। क्लासरूम में बच्चों को केंद्रित करना है, तो क्या आपको करना होगा, सो बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बच्चों को वर्ग में केंद्रित करने के लिए सारी चीज़ें करनी होगी। शैक्षिक वातावरण बच्चों के अभिरुचि के अनुकूल हो, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों के इंटरेस्ट और उनके अनुकूल के हिसाब से ही उनको वातावरण देना है। अनुशासन कठोर तथा दंडात्मक ना हो। अनुशासन ज़्यादा कठोर नहीं रखना है, दंडात्मक भी ज़्यादा नहीं रखना है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है। विद्यालय में बच्चों के लिए पोशाक की व्यवस्था हो, ये भी सही बात है। पोशाक की व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों जो ऑप्शन है, तीनों कथन ये बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी, जितने भी लोग कर रहे हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। सो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है, और मैसेज करते रहिए। कीप मैसेज। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप लोग डेली ज्वाइन कीजिए। डेली आपको यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। हिंदी की भी, रीजनिंग भी चलता है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा अलग है, आपके लिए नया है, इसलिए इसको यहाँ पर ज़्यादा करवाया जा रहा है। बाकी रीजनिंग सभी लोग ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं, हिंदी इंग्लिश भी कर ही लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा
दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहीं पे है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो मैं करवा रहा हूँ। जितने भी सेट आपको करवा रहा हूँ वो उसको करिए आप लोग। इससे पहले 5 सेट और 5 क्लास 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, और 5 क्लास में 40 क्वेश्चन करके आप लोग के यहाँ पर अभी तक की 5 4 जा 20 यानी कि 200 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको 15 से 16 यहाँ पर क्लास लूँगा, यानी कि अगर 15 लेता हूँ तो 40 क्वेश्चन मान के चलो, कितना हो जाएगा कब का 600 के आसपास, यानी कि 600 650 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। इसी में से क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑलमोस्ट, और 1-2 क्वेश्चन अलग रहते हैं, तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहाँ पर समझ जाना है। जो भी थ्योरी मैं बाद में बताऊँगा, 2-4 थ्योरी हैं, उन थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन थ्योरी के नाम भी बता दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं उनकी वीडियो पोस्ट कर दूंगा वीडियो बना करके, तो उनके लिए टेंशन नहीं है। चलिए, सो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? तो कुछ कुछ कथन जो हैं, ये कथन महत्वपूर्ण हैं, और ये कथन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि ये मनोवैज्ञानिक है, फेमस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, तो इनके जो कथन होते हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कथन क्या है? संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यह कथन किस मनोविज्ञानी का है? डगलस व हॉलैंड का, क्रो और क्रो का, गेट्स व अन्य का, या फिर बर्नार्ड व फुलर का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। जल्दी करिए, आप लोग आंसर करिए। बहुत ही कम लोग आंसर कर रहे हैं, 2-4 लोग। मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लगता नहीं है मैसेज करने का यहाँ पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कथन जो है डगलस व हॉलैंड का है। डगलस व हॉलैंड का कथन है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। संघर्ष का अर्थ है, ठीक है। तो ये डगलस व हॉलैंड का कथन है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आज थोड़ा सा जल्दी ही कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि थोड़ा सा काम है, एक पार्टी में जाना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही कम समय में ही आपके जो 40 क्वेश्चन है करवा दिए। तो चलिए, जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप लोग पूछिए, वीडियोज़ में कमेंट कीजिए। मैं सब कमेंट रीड करता हूँ, मैसेज रीड करता हूँ आप लोगों की, और आंसर भी करता हूँ। चलिए, आज मैं तो मैसेज आप लोगों की ज़्यादा रीड नहीं कर पाया। प्रॉब्लम क्या था वो तो मैंने बताया पहले ही। तो नेक्स्ट सेशन में जब भी आऊँगा, तो जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, सभी के मैसेज रीड करता हूँ, सबको रिप्लाई भी करूँगा लाइव जब चलेगी क्लास तब। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक है। अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? समायोजन, अभिप्रेरणा, अनुभव, या फिर ज्ञान? चलिए बताइएगा, इसका आंसर आप लोग को खुद बताना है। अभी कोई भी अगर अति शीघ्र सीखता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से सीख लेता है, तो इसका प्रभावशाली घटक जो है क्या है? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस, ज्ञान, नॉलेज। तो ज्ञान कब होता है बाबू? ज्ञान तो होता है सीखने के बाद ज्ञान आता है ना। लेकिन अति शीघ्र सीखने का, जब सीख रहे होते हैं, तो उसका प्रभावशाली घटक क्या है? तो वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेट रहते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, या कोई दूसरा आपको मोटिवेट करता है, या फिर आंतरिक आप मोटिवेट रहते हो, अपने अंदर से स्वतः मोटिवेट रहते हो, तो उस चीज़ को आप जल्दी ही सीख जाते हो, ठीक है। तो ये है प्रभावशाली घटक यहाँ पर, अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा,
और सारी की सारी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पीछे 5 क्लास हो चुकी है टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो भी नहीं देखे हैं देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन को ध्यान से। सो मिलते हैं हम लोग कल 7:30 बजे। सो आप लोग मैसेज कीजिए, बाय का मैसेज ड्रॉप कीजिए, गुड नाइट का मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर क्लास ठीक लगा होगा, क्वेश्चन ठीक लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार विज़िट कर रहे होंगे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल 7:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।